Hello dear champions, welcome back to your own YouTube channel Mission 2. So today we are going to do some important questions of class 9th and it is very important for your exam point of view. So without any further delay, let's get started. And I will tell you that you have to watch this video with 100% of concentration so that you will not miss anything and you will understand everything in a very well manner. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है क्वेश्चन है वो पैसेज है और पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप खुद से आंसर कर पाओगे आंसर। तो पहले चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है पैसेज। जापान इज अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बोल रहा है कि जापान जो है द्वीपों का समूह है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, ये उद्योगों के लिए फेमस है। इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इट इस्टेब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत ही कम समय में ये बहुत विभिन्न तरह के इंडस्ट्रीज को स्थापित कर लिया। देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड, इन लोग का जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस्ड है। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से, वो पूरे दुनिया में यूज किया जाता है। पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, और जापान के लोग जो है बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उन लोग अपने हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम इंडियन के जैसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और ज़रा सा भी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जापानीज लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होता है। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट, उन लोग जो होता है ऑर्गेनिक ग्रेन्स लेता है और बैलेंस डाइट लेता है। हम लोग बिल्कुल भी डाइट पे ध्यान नहीं देते, जो कि हम लोग को भी देना चाहिए। बिकॉज यू नो हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर कोई सा भी वेल्थ आपको मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, आप खुश नहीं रह सकते। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग, और वो कैसे है, लेबोरियस भी है, मेहनती भी है और हार्ड वर्किंग भी है। दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम, और उन लोग अपना प्रीशियस टाइम भी वेस्ट नहीं करते। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर, और वे एक दूसरे को हेल्प करना भी पसंद करते हैं। जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, और जापानीज का इंटरेस्ट किस में है, कंप्यूटर गेम्स में। वैसे तो इंडियन बच्चे भी बहुत कंप्यूटर गेम्स में आगे हो गए हैं आजकल, लेकिन जापानीज का मोस्ट इंटरेस्ट जो है, बोल सकते हैं ज़्यादातर इंटरेस्ट किस में, कंप्यूटर गेम्स में। They have developed games like Pokemon, Contra, which are favorite among Indian children too. और कंप्यूटर गेम्स में इंटरेस्ट होने के कारण, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट होने के कारण उन लोग कैसा कैसा गेम डेवलप किया, तो पोकमेन आप लोग जानते होंगे, तो हम तो वीडियो गेम नहीं खेलते हैं। कॉन्ट्रा विच आर फेवरेट अमंग इंडियन चिल्ड्रन टू, और कॉन्ट्रा ये दोनों ऐसा गेम है, मीन्स ये तो पूरा मतलब इंडिया के बच्चों के बीच भी फेमस है। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और जापान को और किस नाम से जाना जाता है, सूर्योदय का भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब, ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ग्लोब है, मतलब पूरे दुनिया तो हमारा गोल है, पूरा गोल तो नहीं है, जियोड के शेप में, तो जो ईस्टर्न कंट्री है वो हमारा जापान है। तो सबसे पहले जो सूर्य का लाइट होता है जापान पे ही पड़ता है, उसके बाद ही कोई और कंट्री में पड़ता है। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान, जो सूर्य का किरण जो है जापान पे पड़ता है, एंड लेटर ऑन, और बाद में अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे दुनिया के दूसरे पार्ट्स में पड़ता है। तो हम लोग क्या देखिए, ओवरऑल हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पे हम लोग को जापान के बारे में बताया गया कि कैसे जापानीज लोग बहुत आगे हैं और कैसे हेल्थ कॉन्शियस है। जापान को द्वीपों का भूमि बोला जाता है, कंप्यूटर गेम्स में वे लोग इंटरेस्टेड है। तो ओवरऑल हम लोग जापान के बारे में पता चल गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, जापान इज अ कंट्री ऑफ, जापान को क्या बोला जाता है, मतलब कौन सा कंट्री है, तो आइलैंड, जापान इज अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स, तो यहाँ पे आइलैंड हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई इज़ जापान फेमस फॉर, जापान क्यों फेमस है, तो जापान इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। हम लोग अभी देखे थे कि जापान इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, आपको दिखा देते हैं फर्स्ट पैसेज, फर्स्ट लाइन में ही देखिए, इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रीज। देखिए इंडस्ट्रीज किस में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 3rd नंबर, तो यहाँ पे 3rd नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड
और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल ऑफ जापान आर, जापान के लोग क्या है? जापान के लोग अपने हेल्थ में बहुत ध्यान देते हैं। वो तो रीच है ही, ब्रिलियंट भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पैसेज में क्या दिया हुआ था कि वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दे डोंट वेस्ट देयर, वो क्या वेस्ट नहीं करते हैं? प्रीशियस टाइम, वो अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट नहीं करते, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 प्रीशियस टाइम। हाउ इज़ देयर टेक्नोलॉजी, उन लोग का टेक्नोलॉजी कैसा है? एडवांस्ड है। उन लोग का टेक्नोलॉजी कैसा है? एडवांस्ड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। 6 है जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन, जापानीज का इंटरेस्ट किस में है? कंप्यूटर गेम्स में है, तो कंप्यूटर गेम्स आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर गेम्स में इंटरेस्ट होने के कारण उन लोग पोकेमॉन जैसा गेम को भी डेवलप किया है, और कॉन्ट्रा जो कि इंडियन बच्चों के बीच में फेमस है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंप्यूटर गेम्स। 7 है द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन, सूर्य का किरण सबसे पहले कहाँ पे गिरता है? तो जापान की धरती पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3rd आंसर जापान। चूज द सिनोनिम फॉर वेल नोन फ्रॉम द पैसेज, अब जब बोल रहा है कि सिनोनिम चूज करना है वेल नोन का, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, मतलब कि इसका मीनिंग है, इसी का सिमिलर मीनिंग वाला एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो कि इसका सेम मीनिंग दे, और पैसेज से ही चूज करना, अपने मन से नहीं लिखना है। तो हमारा पैसेज में यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ था वर्ड, वहाँ पे वेल नोन है, और यहाँ दिया हुआ है इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, तो फेमस का मतलब ही होता है वेल नोन, मतलब जो बहुत फेमस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फेमस। अगर यहाँ पे होगा ऑप्शन में तो देख लेते हैं, आंसर में फेमस है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं, चलिए, नहीं ये पैसेज नहीं है, ये ग्रामर से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए ना पहले हम लोग को रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज होता है। देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। हमारा नरेशन में ये रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट में हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट में भी अगर ये सिंपल प्रेजेंट रहता तो ये सिंपल पास्ट में हो जाता, और ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये जो चेंज होके हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे एम इज आर अगर रहता है तो यहाँ पे वाज वर हो जाएगा। और जो हम लोग तो जानते ही है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होता है। अगर देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है आई, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या ही, तो आई चेंज हो जाएगा ही में। और अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन रहता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, तो ये चेंज हो जाता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का। और इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग दैट का यूज करते हैं, तो ओवरऑल हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ही टोल्ड मी, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हट के दैट हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, एंड आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, ही हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही, और एम हो जाएगा वॉज, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए ऐसा कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर फर्स्ट नंबर पे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपको नरेशन समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नरेशन का क्लास ले लेंगे, आप लोग जैसा बोलिएगा, क्योंकि नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देख रहे हैं कि जितना भी सेट करवा रहे हैं उसमें नरेशन वॉइस आ ही रहा है, तो एक बार अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये सब आता ही रहता है, तो फ्यूचर के लिए भी हमेशा से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है दिस सेंटेंस इज़ इन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि आर यू राइटिंग अ क्वेश्चन, और ये पूछ रहा है कि ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, और प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर आपको टेंस आ रहा होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर रहता है, पास्ट में तो वॉज वर आता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं,
प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव हैज प्लस V3 होता है, और यहाँ पे हमारा क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ, मतलब कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको बस सिंपल सा ये बात याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर आ रहा हो और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ रहा तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर उसमें नोट लगाया हुआ हो इज एम आर के बाद, या इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले रख दिया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस उस फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, मतलब इंटरोगेटिव बना रहा है, कभी असर्टिव बना रहा है, कभी नेगेटिव बना रहा है, तो उसको नहीं देखना है, बस देखना है कि इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है कि नहीं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में यहाँ पे डैश ब्लैंक नहीं छोड़ा गया, ही के बाद यहाँ पे ब्लैंक होता है, यहाँ पे डैश होता है, ही डैश द प्लेस अ फ्यू मंथ अगो। अब देखिए यहाँ पे विजिट है, विजिटेड, विजिट्स, विल विजिट। अब यहाँ कौन सा आंसर होगा, क्या अप्रोप्रिएट होगा, ये कैसे चूज करें, तो देखिए यहाँ जो है फ्यू मंथ्स बैक, इसका मतलब क्या आपको समझ आ रहा है, मतलब कि फ्यू मंथ्स बैक मतलब पास्ट में कुछ हुआ, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ्स अगो, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा विजिटेड। ऑल राइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, सो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। पेरेंट्स, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डैश ब्लैंक छूट गया, पेरेंट्स के बाद यहाँ पे ब्लैंक होता है, पेरेंट्स ब्लैंक लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का देखभाल करना चाहिए। अब देखभाल करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट का यूज हम लोग तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ पे पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर। मे क्यों नहीं होगा, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी को बताता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताना ही नहीं है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का देखभाल करता है तो मस्ट है, उसको करना ही करना है, क्योंकि बच्चों का देखभाल अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। 13 नंबर है आई वर्क हार्ड सो दैट। अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन आपको भरना है, क्योंकि देखिए यहाँ कंजंक्शन क्या होता है, यहाँ पे कंजंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सो दैट जो है ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का यूज हम लोग करते हैं दो फ्रेज को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो वर्ड को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जहाँ भी सो दैट आता है ना, जहाँ पे भी सो दैट कंजंक्शन आता है, उसके बाद अगर हमारा कुछ दिया हुआ कोई भी सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस के साथ मे या माइट आता है। अब वन चीज़ कि यहाँ पे देखिए आई वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो जब यहाँ प्रेजेंट टेंस में रहता है एक्शन, मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो सेकेंड सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा, तो जब प्रेजेंट में रहता है तो यहाँ पे मे आ जाता है, और जब पास्ट में रहेगा तो हमारा आ जाएगा माइट आ जाएगा, जब पास्ट में हमारा रहेगा तो माइट आ जाएगा, तो यहाँ पे मे हो जाएगा। आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास, आपको बस आँख मूंद के देखना है कि सो दैट है मतलब मे या माइट लगेगा। अब मे या माइट में बाद में चूज करना है कि अगर इधर प्रेजेंट में है तो इधर मे हो जाएगा, यहाँ पे रहता पास्ट में, अगर रहता आई वर्क हार्ड तो यहाँ हो जाता आई माइट पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल मी विल टीच। देखिए यहाँ भी मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गया, यहाँ भी ब्लैंक नहीं छोड़ा गया है, कैन यू टेल मी यहाँ पे ब्लैंक होता, उसके बाद होता विल टीच अस इंग्लिश, तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, यहाँ पे दिया हुआ रिलेटिव प्रोनाउन विच व्हाट हाउ हु, तो क्या बता सकते हैं कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, तो कौन के लिए क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, तो आंसर अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। हाउ क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैसे पढ़ाएगा ये अप्रोप्रिएट नहीं है, आप खुद सेंटेंस में जोड़ के देख लीजिए, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन विच व्हाट हाउ उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना हु है, तो हु बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैन यू टेल मी हु विल टीच अस इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपाउंड फॉर्म ऑफ टेकिंग अ पेन ही रोट अ पोम। अब देखिए आप लोग अगर सेंटेंस का टाइप पढ़े होंगे, सेंटेंस का 3 टाइप होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहाँ पे कंपाउंड
फॉर्म में बनाने बोल रहा है। द कंपाउंड फॉर्म ऑफ, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका कंपाउंड फॉर्म क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो कंपाउंड फॉर्म जब भी हम लोग बनाते हैं ना, देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है, और ये सिंपल फॉर्म में ही दिया हुआ है। एक सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा ही, एक सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है ही, और एक वर्ब है राइट, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ही रोट अ पोम। तो ये सिंपल सेंटेंस में टेकिंग अ पेन, ये एक आइडिया दिया हुआ कि पेन लेकर वो लिखा। अब इसको कंपाउंड फॉर्म में लिखना है। तो कंपाउंड फॉर्म में क्या होता है ना कि दो आपका वर्ब आएगा ही आएगा, मतलब मोर देन 2 भी आ सकता है, लेकिन 2 लिमिटेड है, मतलब मिनिमम 2 हमारा वर्ब आएगा ही आएगा। और दूसरा चीज़ की कंजंक्शन भी आएगा। कंजंक्शन में हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है। अब देखिए कंजंक्शन भी आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा तभी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे तो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप बस देखिए कि एलिमिनेट करिए कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये मतलब ये कौन सा होगा। तो पहले देखिए, ही टुक अ पेन एंड रोट अ पोम, यहाँ पे बोल रहा है कि वो एक पेन लिया और एक पोम लिखा। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ब आ गया, पहले पेन लिया, लेना, टुक और रोट, और एक पोम लिखा, और यहाँ पे कंजंक्शन से भी ऐड हो गया एंड। तो ये आंसर होगा। अब देखिए ये सब क्यों नहीं होगा, ही रोट अ पोम बाय टेकिंग अ पेन। अब देखिए यहाँ पे एक ही वर्ब है रोट, और सब्जेक्ट भी एक ही है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें देखते हैं, ही टुक अ पेन टू राइट अ लेटर, राइट अ पोम। तो यहाँ पे भी वही हाल है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। आप बोलिएगा कि राइट भी तो वर्ब है, नहीं, यहाँ पे राइट जो है इन्फिनिटिव के साथ आया। टू जो है, टू के बाद जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो इन्फिनिटिव होता है, उसके बाद ये यहाँ पे नाउन का काम करने लगता है। तो ये सब आंसर हमारा नहीं होगा, अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। 16 नंबर है, द पैसिव वॉइस ऑफ आई लाइक एप्पल्स। देखिए वॉइस भी आपका हर सेट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, वॉइस में हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ हमारा एप्पल्स जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। अब एप्पल्स प्लूरल में, तो एप्पल के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद इज आर लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए एप्पल्स आर लाइक्ड बाई मी, कहाँ पे एप्पल्स आर लाइक्ड बाई मी, यहाँ पे है। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। 17 है हमारा, ओके 17 नहीं है, फिर से पैसेज आ गया। तो चलिए पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक घर जो कि पूरे संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और जो निचला जो हिल था उसके ऊपर वो बसा हुआ था वो घर। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से जो है, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द, देखो इस हाइट से जो है जहाँ पे घर बसा हुआ था उस हाइट से कोई भी रिवर और जो फसलों का फील्ड था उसको देख सकता था। फ्लावर्स dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a good downpour or at least a shower. अर्थ को क्या चाहिए था, केवल एक अच्छा सा पानी का बौछार, गुड डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। मतलब डाउनपोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब ज़ोरदार बारिश, और एटलीस्ट पानी का बौछार चाहिए होता, तभी वहाँ पे फसल अच्छे से होता। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, तो घर कहाँ पे सिचुएटेड था, तो यहाँ पे तो दिया हुआ लो हिल में। तो आंसर देखिए, ऑन द मिडिल ऑफ अ वैली, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, तो ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, हाउस से क्या देखा जा सकता था, उस घर से, उस घर के हाइट से। तो हम लोग नदी को भी देख पा रहे थे और राइप कॉर्न जो था, राइप क्रॉप था, उस फील्ड को भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बोथ, ए एंड 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड फॉर हैवी रेन। अब हैवी रेन के लिए एक वर्ड को चूज करना है। तो देखिए हैवी रेन के लिए एक वर्ड है डाउनपोर, अभी हम लोग देखे थे डाउनपोर, और डाउनपोर देखिए यहाँ पे है डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो शावर का मतलब होता है जो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, मतलब जिससे रिमझिम पानी आता है उसको शॉवर बोलते हैं, लेकिन जब जोरदार पानी होता है तो उसको डाउनपोर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे डाउनपोर है। देखिए अ वर्ड फॉर हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो इसको ये बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज।
पोस्ट मास्टर कितना मनी एबल किया था, तो 70 पैसों क्या था, तो यहाँ पे आंसर हमारा 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गाइडेड द पायलट टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली। जब वो तूफान में फंस गया था तो किस चीज़ से उसको गाइडेंस मिला था, तो एक था ब्लैक एरोप्लेन, और ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो इसको गाइड कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक एरोप्लेन, तो आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। नेक्स्ट है, हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट। ड्राइंग कंटेस्ट कौन जीता था, वांडा जीती थी, तो वांडा कहाँ, 2nd नंबर पे, हमारा आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट। कौन से देश में चाय पहले पिया गया था, तो हमारा चाइना हो जाएगा। चाइना में सबसे पहले चाय पिया गया था। वहाँ का जो राजा था वो एक दिन ट्री के नीचे बैठा हुआ था, तो कोई चाय बना रहा था उसके बगल में, अचानक से पेड़ से पत्ता गिर के वहाँ पे चाय मतलब पानी, उबला हुआ पानी में आ गया था, तब से ये स्टार्ट हुआ, पता चला कि अच्छा ये भी कुछ है, तो फिर चाइना से ही स्टार्ट हुआ ये। आइस इज सिंबल ऑफ, आइस किस चीज़ का सिंबल है, तो देखिए आइस कैसा होता है, मतलब एक तो एकदम ठंडा होता है, और जो ठंडा होता है जो मतलब रिजिड होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि हेट्रेड के रूप में। हम लोग लव, लस्ट, डिजायर ये सब नहीं होगा, हेट्रेड हमारा आंसर हो जाएगा। आइस का अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ये सिंबल है हेट्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पासेज नियर द वाटर होल। वाटर होल के कौन पास हुआ था वाटर होल के सामने से, फैट डियर, तो फैट डियर 3rd नंबर में है, 3rd आंसर हो जाएगा। 26 है, व्हाट डज अमेंडा वांट टू डू एज एन ऑर्फन। अमेंडा क्या करना चाहती थी, जैसा कि वो अनाथ थी तो वो क्या करना चाहती थी अमेंडा, वो चाहती थी कि वो भी गलियों में फ्रीली घूमे और डस्ट के में खेले, तो ये सब यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा। वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, प्ले इन द डस्ट विद बेयर फीट, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 3rd नंबर आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम। देखिए ट्रिकी किससे सफ़र कर रहा था, मिसेस पम्फ्रे इतना उसको खिलाती ही थी ना, लेकिन फिर भी वो सफ़र कर रहा था। क्यों, इतना भी ज़्यादा प्यार नहीं देना चाहिए था उसको अपना डॉग को, ज़्यादा खिलाती थी इसलिए वो बीमार हो गया था और वो कमज़ोर हो गया था, तो उसको लग रहा था कि वो मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा, मतलब उसको वो कुपोषित हो गया, उसको अच्छा से पोषण नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो मल न्यूट्रिशन के कारण नहीं बीमार हुआ था, लेकिन ये इसको लग रहा था पम्फ्रे को, मिसेस पम्फ्रे को, तो आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में रिचर्ड एब्राइट क्या कलेक्ट करते थे, वो बटरफ्लाइज भी कलेक्ट करते थे, रॉक्स भी, क्वाइंस भी, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच लॉयजल्स हैड टू स्पेंड टू रिप्लेस द नेकलेस। नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए कितना पैसा स्पेंड करना पड़ा था, 36,000 फ्रेंड्स, तो 36,000 फ्रेंड्स 2nd नंबर में, 2nd नंबर आंसर हो जाएगा। लास्ट है, हाउ मच मनी डिड विशंबर डिमांड एज डॉरी। डॉरी कितना मांगा था विशंबर, सबसे पहले तो वो वोली को देखा तो वो बिना दहेज का ही शादी करने वाला था, लेकिन बाद में उसको देखा कि उसके चेहरे पे चिकन पॉक्स का दाग है, तो फिर वो डिमांड कर दिया कि हमको 5,000 डॉरी चाहिए। इवन वोली के पापा उसके सामने अपना टर्बन रख दे, उसके पैरों में रिक्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और फिर वो डिमांड कर दिया था 5,000, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग सब कंप्लीट कर लिए सारा क्वेश्चन आंसर, और ग्रामर पार्ट में आपको जो भी कन्फ्यूजन होता है या मतलब अगर आपको डिटेल वीडियोज़ चाहिए जैसे नरेशन या वॉइस पे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे जितना भी सेट करवाया है सब पे आपको नरेशन, वॉइस, टेंस ये सब पूछ ही रहा है, तो अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।